नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने नया टारगेट फिक्स कर लिया है। बीजेपी की बैठक में मोदी ने 300 मिनट तक क्या समझाया, 400 सीटों का क्या फॉर्मूला दिया, एक एक एजेंडा सामने आ गया है। 2024 के चुनाव में मोदी ने 51% वोट हासिल करने का टारगेट रखा है, यानी कि कोशिश ये होगी कि आधे से ज्यादा वोट बीजेपी को मिले। 51% वोट हासिल करने का ये टारगेट मोदी की गारंटी के भरोसे हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इलेक्शन कैसे जीतना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, इंडी गठबंधन से कैसे मुकाबला करना है, एक रणनीति प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पार्टी के नेताओं को बता दी है। कितना एक्स्ट्रा वोट लेकर आना है, इसके लिए कितना एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, ये कैसे आएगा, एक एक फॉर्मूला मोदी ने फाइनल कर दिया है। मोदी ने जीत का ये मंत्र दिल्ली में चल रही बीजेपी की मैराथन मीटिंग में दिया। बैठक कल से चल रही है, आज इस बैठक का दूसरा दिन है। पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के नेताओं को जीत की रणनीति बताई, तो आज गृह मंत्री अमित शाह बैठक में पहुंचेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों, प्रदेश के प्रभारियों, प्रदेश के महामंत्रियों के साथ मिलकर 2024 के लिए रणनीति बनाएंगे। आइए एक एक करके आपको बताते हैं कि 24 की लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या रणनीति तैयार की है। 51% वोट हासिल करना है और 51% का ही आंकड़ा क्यों रखा गया है, इसके पीछे भी प्रधानमंत्री की सोच है। और वो सोच क्यों है, इस वक्त मैं आपके सामने रख रही हूं। 2019 में बीजेपी को 37.7% वोट हासिल हुए थे। अब ये आंकड़ा बढ़ाना है और इस आंकड़े को बढ़ाकर 2024 में 50 से 1% अधिक यानी 51% वोट हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल बीजेपी की मीटिंग में जब पहुंचे, 300 मिनट तक इस बैठक में वो शामिल रहे और पार्टी के नेताओं को जीत का मंत्र उन्होंने दिया। नेताओं को समझाया कि 400 सीटें लाना संभव है, 51% वोट हासिल किया जा सकता है और जीत के लिए यह फॉर्मूला दिया कि मोदी की गारंटी पर ही जीत सुनिश्चित होगी। और ये गारंटी उन लाभार्थियों की वजह से है जिन्हें सीधा सीधा केंद्र सरकार के बेनिफिट मिले हैं। और क्या क्या रणनीति तैयार की गई, इसे और धार देने के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग के अंदर मौजूद रहेंगे, जहां प्रदेश अध्यक्षों के साथ उनकी बैठक होगी, रणनीति तैयार की जाएगी। अब 2014 में 52% वोट हासिल करने का, ये 2024 में 51% वोट हासिल करने का टारगेट क्यों रखा गया है और इसके पीछे उनकी उम्मीद क्या है और वजह क्या है, ये समझना आवश्यक है। जरा आप देखिए 2014 के चुनाव का ये आंकड़ा, 50% से ज्यादा वोटों से जीतने वाले बीजेपी के जो सांसद 2014 के चुनाव में रहे वो 136 थे, यानी 136 सीटें ऐसी थी जो 2014 में जीती गई। वहां पर 50% से ज्यादा वोट से जीतने वाले सांसद थे। यही आंकड़ा जब 2019 का चुनाव आया तो वो 224 सीटों में परिवर्तित हो गया, यानी कि 224 सांसद ऐसे थे जिन्होंने 50% से ज्यादा जनता का वोट हासिल किया, समर्थन हासिल किया। इसका मतलब अगर इसी टारगेट के साथ आगे बढ़ा जाए, जो आंकड़ा 224 का था वो आंकड़ा 400 तक पहुंचाया जा सकता है। ये प्रयास है, अब कितना हो पाएगा प्रयास कामयाब, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, एक बहुत बड़ा आंकड़ा सेट किया गया है। 2019 में जो 37% पर बात हुई वो 2024 में बढ़कर 51% करना है और इम्पॉसिबल शब्द शायद मोदी की डिक्शनरी में है नहीं। बिल्कुल नहीं मीनाक्षी, और कल की बैठक में अगर आप देखें तो बहुत दिलचस्प तस्वीर ये नज़र आई जो कि सोर्सेस के द्वारा हमें जानकारी मिली। उसमें ये कि बीजेपी को यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनको इस बात को लेकर अपने पार्टी के पदाधिकारियों, पार्टी के नेताओं और उनके मार्फत कार्यकर्ताओं तक ये संदेश देना था कि सामने अगर कोई चुनौती नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई सुस्ती आए, कोई निष्क्रियता आए और आप थोड़ा शांत हो जाएं और अपनी एनर्जी लगाने में थोड़ी कोताही बरत दें। तो ऐसे समय में जब अपोजिशन एक गठबंधन बना के ये कोशिश कर रहा है परसेप्शन क्रिएट करने का कि वो बहुत बड़ी चुनौती दे रहा है,
दूसरी तरफ हकीकत ये है कि पीएम मोदी अपने नेताओं को ये समझा रहे हैं कि सामने अगर चुनौती नहीं है, सामने अगर मुकाबले में कोई नहीं है, इसका मतलब आप सुस्त ना रहें। और इससे आप समझ सकती हैं कि पार्टी में अगर इस प्रकार का कॉन्फिडेंस हो तो अपने आप में किसी भी पार्टी के लिए कितना खास हो जाता है जब वो चुनावी अखाड़े में उतरती है। दूसरी चीज़ की जो 51% का लक्ष्य रखा गया वो इसी लिहाज से रखा गया है कि बीजेपी के पास अभी, क्योंकि इतना बड़ा नेतृत्व है, तो पार्टी अभी इस स्थिति को पा सकती है जो कि आगे भी उसे काम देगा। उसमें जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है, जो सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता जिसे कहते हैं, उसे मोदी गारंटी के तहत उसे हासिल किया जा रहा है। और जब मोदी गारंटी की हम लोग बात कर रहे हैं तो पिछले 9 साल में केंद्र की जो योजनाएं रही हैं उनको सेचुरेशन तक पहुंचाना, जब सेचुरेशन तक पहुंचाने की हम लोग बात कर रहे हैं उसका मतलब ये हुआ उस योजना, उस संबंधित योजना, चाहे जो भी योजना हो, आयुष्मान योजना हो, आवास योजना हो, जल जीवन मिशन की योजना हो, ऐसी जो भी योजना हो, उसके जो संभावित लाभार्थी हो सकते हैं उनको उसका लाभ मिल जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे उनको उस योजना का लाभ मिलेगा वो अपने आप बीजेपी के साथ जुड़ेंगे और वहाँ पर वोट फीसदी में इजाफा होगा। तो आप समझ सकती हैं कि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने अगर 224 सीटों पर 50% से ज़्यादा वोट हासिल किया था, 50% से ज़्यादा वोट शेयर हासिल किया, तो ऐसे में इस बार जो कि 2019 की तुलना 2014 की तुलना में देखें तो 136 से 224 पहुंचा जी। इस बार 2024 में अब टारगेट ये रखा गया है कि 272 से भी ज़्यादा सीटें तो 50% से ज़्यादा वोट शेयर के साथ हासिल हो और जो आंकड़ा हो उसको 400 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। पिछली बार 436 में से 224 सीटों पे इस प्रकार की जीत हासिल करना, समझ सकती है कि बीजेपी के लिए टारगेट कितना रीचेबल दिख रहा है। बिल्कुल। देवेंद्र, आप रहे हमारे साथ, कुछ और आंकड़े जरा हम रख देते हैं दर्शकों के सामने जो मोदी के इस वोट प्लान को लेकर तैयार की गई हैं, और इससे ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी की डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द नहीं है और वो 51% वोट कैसे बीजेपी के लिए अपनी गारंटी पर ला सकते हैं। हालांकि उसमें सांसदों का भी रोल है, लेकिन उसे धार देने का काम तो हर एक सांसद को करना होगा, हर एक नेता को करना होगा। 2024 की लड़ाई के लिए मोदी ने जो रणनीति बनाई है उसका खाका हम आपके सामने रख रहे हैं। पहली बात तो यह है कि नए मतदाताओं पर फोकस किया जाए, फर्स्ट टाइम वोटर्स पर फोकस किया जाए, यानी युवाओं पर फोकस किया जाए, विकसित भारत संकल्प यात्रा पर जोर दिया जाए। कैसे देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, कैसे इसे जो 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं भारत को उस क्षेत्र में लाने के लिए, उस रैंकिंग में लाने के लिए बीजेपी प्रयास कर रही है। अब एक और बात, योजना पहुंची तो वोट बढ़ाने में आसानी होगी। अब देखिए, जो नया वोटर होगा अगर उसे योजना का लाभ मिल जाए, अगर विकसित भारत संकल्प यात्रा में वो बीजेपी का साथी बन जाए, तो जाहिर है वोट बढ़ाने में आसानी हो जाएगी पार्टी के लिए। जो लायक हो उस तक योजना को पहुंचाया जाना जरूरी है। वही बात जो अभी हमारे सहयोगी देवेंद्र बता रहे थे, सकारात्मक नैरेटिव सेट करना इसके लिए बहुत जरूरी है। पहले क्या नहीं करना है वो आपको बता दें। विपक्ष के नकारात्मक नैरेटिव में नहीं उलझना है, क्योंकि विपक्ष बार बार जो सरकार पर आरोप लगा रही है वो यही कि सरकार उनकी आवाज को खत्म करने की कोशिश कर रही है, मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है, बेरोजगारी, महंगाई, इस तरीके के मुद्दे बार बार, कभी कभी भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाया जा रहा है। तो पहली बात तो यह है कि नकारात्मक नैरेटिव को किल करना है पॉजिटिव नैरेटिव के साथ। और वो पॉजिटिव नैरेटिव क्या है? वो योजनाएं हैं, वो विकास है, वो फिर मंदिर का निर्माण भी हो सकता है। नए प्रयोग कर लोगों का विश्वास जीते, एक एक घर, एक एक दरवाजा खटखटाने की बात है। चुनौती नहीं है तो निष्क्रिय मत बने। कई बार सांसद ये जानते हैं कि उनकी जीत तय उन्हें दिखाई दे रही है, लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, आगे कोई चुनौती नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनौती नहीं है तो आप निष्क्रिय बनकर बैठ जाएं कि ये जंग तो जीती हुई है क्योंकि मोदी का चेहरा सामने है। अपने इलाके में पूरा एफर्ट लगाना है। 2024 के चुनाव को लेकर मोदी क्या क्या बोले वो भी हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा देखें देवेंद्र कि जो बात आपने कही, निष्क्रिय नहीं होना है। और जो देश की 4 जातियों की बात प्रधानमंत्री ने कही, वहीं से उन्होंने एजेंडा भी सेट कर दिया। देश का युवा, देश का गरीब, देश का किसान, इन पर हमें फोकस करना है, देश की महिलाओं पर फोकस करना है। और जब तक पार्टी इन्हें अपना टारगेट बनाकर चलेगी तब तक ये जाति की रणनीति भी विपक्ष की फेल होती रहेगी।
और बिल्कुल मीनाक्षी, और जैसा कि पहले मैंने कहा था कि चाहे कुछ टेलीविज़न, कुछ न्यूज़पेपर, कुछ मीडिया रिपोर्टिंग में भले ये दिखे कि एक ग्रैंड अलायंस है, कोई बड़ी चुनौती है, लेकिन हकीकत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, बीजेपी का टॉप लीडरशिप, वो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है कि सामने से हमें कोई चुनौती दिख रही। उल्टे वो अपने लोगों को ये समझाने में लगे हुए हैं कि सामने कोई चुनौती नहीं, इसका मतलब आप ये नहीं कि आप निष्क्रिय हो जाएं। और उसके पीछे आप देखें तो पूरा एक पैटर्न नज़र आएगा आपको कि ये जो कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, सामने अपोजिशन में आप देखें तो कोई ऐसा चेहरा ही नहीं। पीएम मोदी का चेहरा ऐसा है और उसकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में अगर डंका बज रहा हो तो समझ सकती है कि देश में उसका कितना असर होगा। दूसरा, उस व्यक्ति की साख कि जो उन्होंने कहा वो योजनाएं आपके घर तक जा रही हैं, और अगर विकसित भारत जो संकल्प यात्रा है वो क्या है, वो आपके दरवाजे पर वो योजनाएं जा रही हैं, और आप बताएं, अपना फीडबैक दें, और अगर अभी तक आप लाभार्थी नहीं बने तो उसका लाभ उठाएं। पिछले इस यात्रा के दरमियान ही तकरीबन 1 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड बनाया गया है, और ये हर एक योजना के साथ आप ये चीज़ देखेंगी कि अलग अलग क्षेत्र में जो लाभार्थी हैं उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है। तीसरी चीज़ कि बीजेपी का जो सांगठनिक ढांचा है वो हर एक राज्य में उसी प्रकार से तैयार है। इसके बावजूद कल की बैठक में ये कहा गया कि संगठन को हमें और भी मजबूत करना है, बूथ लेवल तक और भी मजबूत लानी है। माफ कीजिएगा, विपक्ष जो नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा है, निगेटिव नैरेटिव, जी। उस निगेटिव नैरेटिव में नहीं फंसना है, बल्कि आपके पास इतनी अच्छी बातें हैं कि आप अपनी उपलब्धियों को बताएं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि हमेशा से ये ध्यान में रखें कि आपको नए लोगों तक नए तरीके से अपनी बात पहुंचानी है। और आप देखेंगे मीनाक्षी कि इस बार बहुत कुछ होगा। बहुत संभव है कि जनवरी के आखिरी सप्ताह में या फरवरी के पहले सप्ताह में बीजेपी जिन लोकसभा सीटों पर कमज़ोर स्थिति में है उनके कैंडिडेट सबसे पहले अनाउंस कर दिए जाए। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि अगर किसी व्यक्ति के पास आयुष्मान भारत का कार्ड है, उसके हाथ में है, और किसी अस्पताल में जाकर उसे उसका लाभ मिल रहा है, तो वहीं से एक वोट सरकार के लिए, बीजेपी के लिए पक्का हो जाता है। और इसी तरीके से बीजेपी काम करने की कोशिश कर रही है। अब 51% वोट कैसे हासिल होगा, ये टारगेट कैसे अचीव होगा, उसके लिए कुछ और तथ्य आपके सामने रख देती हूँ। 2019 के आंकड़े बताते हैं कि पूरे 15 राज्यों में बीजेपी का वोट शेयर 50% तक बढ़ा। यानी कि इन 15 राज्यों की 343 सीटों पर बीजेपी को राहुल गांधी तो क्या, पूरा का पूरा इंडी अलायंस भी हरा नहीं सकता, क्योंकि 50% वोट शेयर तो उन्हें 2019 में ही मिल गया। और अब देखें जिस तरीके से वोट शेयर की बात कही जा रही है, इंडी अलायंस की ये ताकत भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो कल की बैठक में आपने देखी होगी मंच से। बीजेपी ये कह रही है कि ये तो हमारी चुनौती है ही नहीं। देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, जो बात हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं, जब 50% वोट शेयर 2019 में ही मिल गया तो इसे 51% करना इतना मुश्किल नहीं है। और बिल्कुल मीनाक्षी, और राज्यों के हिसाब से समझें। जैसे सबसे पहले महाराष्ट्र की स्थिति समझ लें कि महाराष्ट्र में 2019 में जो स्थिति थी और अभी की जो स्थिति 2024 में रहने वाली है, उसमें आपको नैरेटिव के हिसाब से एक सेट करने की कोशिश की जाएगी कि वहाँ पर अलग चुनौती है, लेकिन जबकि हकीकत में देखें तो वहाँ पर भी एनडीए अलायंस बहुत मजबूत नज़र आएगा। 2019 में बीजेपी इंडिविजुअल की अपनी जितनी सीटें थीं उसमें तो उसको दिक्कत ही नहीं है, प्लस एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना को आपने तोड़ रखा है, और दूसरी तरफ अजित पवार एनसीपी का लेके आए हुए हैं। और एनसीपी की अगर बात करें तो एनसीपी का जो वोट पैटर्न होता है वो ऐसा होता है कि उसमें जो इंडिविजुअल पॉकेट्स के लीडर्स हैं वो जिधर शिफ्ट करते हैं वो अपने वोटर्स को उधर ले जाकर शिफ्ट कराते हैं, वहाँ पर भी आपको कोई चुनौती नज़र नहीं आएगी। दूसरी तरफ अगर बिहार की बात कर लें तो बिहार में भले ही 2019 में बीजेपी जेडीयू साथ थी और उसमें चमत्कारिक सफलता हासिल हुई, अभी जेडीयू साथ नहीं है, लेकिन बीजेपी की अपनी सीटों की अगर आप बात करें तो 2019 की तुलना में 2024 में उसमें 5 से 6 सीटों पर और इजाफा होता ही नजर आएगा। इसके अलावा राज्यों की अगर बात करें जहां पर इस अलायंस का असर पड़ना है, केरल में वहां ऑलरेडी बीजेपी मजबूत स्थिति में नहीं थी तो उसके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक साथ आती है, दिल्ली में बीजेपी के पास 7 सीटें हैं, इन 7 सीटों में से जीत का जो मार्जिन देखें उससे ये समझ में आएगा कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ आ जाने से भी कोई फर्क नजर नहीं आना है। नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे बिहार के परिप्रेक्ष्य में और आपसे बेहतर समझना चाहूंगी देवेंद्र, और आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे कि जब हम वन वर्सेस ऑल की बात करते हैं,
कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, ये जिस तरीके का एक मजबूत गठबंधन बिहार में कम से कम दिखाई देता है, मैं पूरी इंडिया अलायंस की बात नहीं कर रही हूँ, नेशनल लेवल पे बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो ये बड़ा मजबूत गठबंधन दिखाई देता है। तो क्या वन वर्सेस ऑल जब लड़ेंगे तो क्या 51% वोट शेयर हासिल करना इतना आसान होगा? देखिए, उसमें अगर सीट के हिसाब से अगर बात करें तो बिहार में कई सीटें ऐसी हैं जहां पर अपोजिशन अगर बहुत मजबूत है। फॉर एग्जांपल जैसे किशनगंज की बात कर लें तो वहां पर अपोजिशन बहुत मजबूत रहेगा स्वाभाविक तौर पर। तो इस तरह की सीटों को अगर बिहार में आप देखें, सीमांचल में कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत मजबूत स्थिति नज़र आएगी। सुपौल की सीट की अगर बात कर लें वो बहुत मजबूत नज़र में आएगा। पाटलिपुत्र ग्रामीण की बात कर लें वहाँ पर गठबंधन मजबूत नज़र आएगा। लेकिन कई सीटें ऐसी भी हैं जहाँ पर एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत नजर आएगा। जैसे सिवान की आप बात कर लें, गोपालगंज की बात कर लें, मुजफ्फरपुर की बात कर लें, बक्सर की बात कर लें, पटना साहिब की बात कर लें, आरा की बात कर लें, ऐसी तमाम सीटें आपको ऐसी नजर आएंगी जहां पर एनडीए गठबंधन या बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है। और बीजेपी के आंकड़ों की बात मैं कर रहा हूँ, पिछली बार एनडीए गठबंधन भले ही 39 था, लेकिन बीजेपी के आंकड़ों की बात करें तो उस आंकड़े में मैं जानती हूँ देवेंद्र आपकी रिसर्च पूरी है और हम इस पर बहुत लंबी और चर्चा आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ और आंकड़े इस वक्त दर्शकों के सामने रखने जरूरी है। बीजेपी को अकेले दम पर कितनी सीटें मिल सकती हैं, इसके भी कुछ तथ्य सामने आपके रखते हैं। दक्षिण में 6 राज्यों को अगर हम छोड़ दें तो 2019 में बाकी के राज्यों की 413 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को अकेले अपने दम पर 274 सीटें मिली। यानी अगर मोदी इसे 24 में मेंटेन करते हैं तो भी बीजेपी को 274 सीटें, उनकी 274 सीटें तो कम से कम कहीं नहीं जा रही। अब मुकाबला मोदी और इंडिया अलायंस के बीच है, लेकिन जहां मोदी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है वहां क्या होगा ये भी आप समझें। 2019 में 190 सीटें ऐसी थी जहां पर सीधी टक्कर थी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की। 190 में से 175 सीटें बीजेपी ने जीती, कांग्रेस को केवल 15 सीटें मिली। बीजेपी का वोट शेयर 56.5% था। अब आप समझिए यहाँ 51-52% नहीं है, सीधा 56.5% वोट शेयर बीजेपी का ज्यादा था। कांग्रेस का वोट शेयर 35.3 था। यानी जहां भी बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर होती है वहां पर वोट शेयर बताता है कि बीजेपी की ये सीटें तो कहीं नहीं जा रही। देवेंद्र, और मीनाक्षी, एक चीज़ जैसे देखें इसमें कि इस वोट शेयर के अलावा कि कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने की सीटों में बीजेपी को कितनी बड़ी सफलता है, और उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये कि 2024 के चुनाव में भी बात करें तो प्रधानमंत्री कौन, जैसे ही नरेंद्र मोदी का नाम सामने आता है तो 12 से 14% वोट शेयर जो ऐसा है सीधे सीधे अपने आप में जुड़ जाता है, क्योंकि पीएम मोदी का अपना वोट शेयर में इजाफा हो जाता है जब आपको उनके लिए वोट करना है, जो कि बीजेपी के वोट में एडेड होता है। और दूसरी चीज़ आप देखें कि लीडर की क्षमता को लेकर राहुल गांधी का केस हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब जब मुकाबला होता है राहुल गांधी कहाँ खड़े नजर आते हैं, पीएम मोदी कहाँ खड़े नजर आते हैं। राहुल गांधी जैसी जैसी गलतियाँ करते हैं, जिस प्रकार के नैरेटिव लेकर उछालते हैं, जैसे जंतर मंतर पर ही आपने सुना कि आज का यूथ बेरोजगार है और सोशल मीडिया पे ज़्यादा समय व्यतीत कर रहा है, ये बात कितनी विचित्र सी है, किस यूथ को ये बात समझ में आएगी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार का उदाहरण आप ले लें कि नीतीश कुमार परसों भी हमने देखा ये कार्यक्रम में जा रहे हैं, उद्घोषिका को ही जाके कह रहे हैं कि आपका अभिनंदन। तो ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं जो कि सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर आपको मजाक का पात्र समझा जाता है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत की अगर बात करें तो कल की बैठक में भी मीनाक्षी, मैंने कई लीडर से पूछा कि पीएम मोदी सुबह से कल उनका बैठकों का सिलसिला चल रहा था, दिन भर सरकारी कार्यक्रम को उन्होंने निपटाया। 5 बजे के लगभग जब बीजेपी दफ्तर पहुंचे, तकरीबन 10 बजे वहां बाहर निकले, मंच पे 5 घंटे लगभग बैठे हुए थे। मैंने कई नेताओं से पूछा था कि क्या एक बार भी आपको ऐसा लगा कि पीएम मोदी कोई उबासी ले रहे हैं, कोई थकावट है, कहीं इन्वॉल्व नहीं है। उनमें से सबका यही कहना था कि हम सब लोग इसी बात पर हैरान थे कि कैसे ये संभव होता है कि दिन भर काम करने के बाद रात में भी आप आते हैं और इसी तरह से इन्वॉल्व हैं। तो जब आपकी संलग्नता इतनी ज़्यादा हो किसी काम को लेके तो वो लीडरशिप को ऐसे ही बहुत खास बना देती है। और सबसे बड़ा फैक्टर यही होता है वोट शेयर को अपनी तरफ खींचने का, वैसे वोट शेयर को जो कि फ्लोटिंग वोट शेयर जिन्हें कहा जाता है। और वैसे भी अभी भी लीडरशिप किसकी होगी इंडिया अलायंस में, इसी को लेकर इतना कंफ्यूजन है। साल अंत की तरफ नजदीक है, कंफ्यूजन बना हुआ है। खैर, 2019 में अगर बीजेपी और रीजनल पार्टियों के बीच की फाइट देखें तो 2019 में ऐसे 185 सीटें हैं जहां बीजेपी की टक्कर रीजनल पार्टी से थी। इन 185 में से 128 सीटें बीजेपी ने जीती।
वो भी 47.2% वोट शेयर के साथ, जबकि रीजनल पार्टीज को 57 सीटें मिली 40.2% वोट शेयर के साथ। यानी कि नंबर्स यहां भी मोदी की पार्टी के, बीजेपी के ज्यादा थे। देवेंद्र, बिल्कुल, अधिकांश राज्यों में आप देखें तो रीजनल पार्टी से जैसे मुकाबला होता है, जिसमें से सबसे प्रमुख की अगर बात कर लें तो उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण ले। उत्तर प्रदेश में पिछली बार जो ग्रैंड अलायंस बनाया गया था, ऐसा लगा कि शायद बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो हम सब ने देखा कि स्थिति क्या रही। 2024 की बात कर लें तो उसमें तो बीएसपी का ही अभी तक का जो रुख है, जो संकेत है, उससे ये लग रहा है कि बीएसपी उस अलायंस में नहीं जा रही है। ऐसे में अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी एक साथ आ भी जाती है, आरएलडी उनके साथ है ही, तो इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नज़र नहीं आ रहा है। उसी का नतीजा है कि बीजेपी इस बार 2014 से भी ज़्यादा सीटों पर उत्तर प्रदेश में ही टारगेट की हुई है कि उन्हें ज़्यादा सफलता हासिल होगी। और यही स्थिति अगर आप बंगाल की बात करें, बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद, क्योंकि वहाँ पे टीएमसी को जीत हासिल हुई थी, आपको एक नैरेटिव सुनने को मिलेगा कि बीजेपी का लोकसभा में 2019 जैसा परफॉर्मेंस शायद ना हो, जबकि हकीकत ये है कि जैसे वहाँ पर मुकाबले में नरेशन ये आ जाएगा कि पीएम कौन। बंगाल के लोगों को भी पता है कि अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बन रही थी तो उनके पक्ष में वो चीज़ें ज़्यादा टिल्ट की, तो जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो प्रधानमंत्री ममता बनर्जी को नहीं बनना है, वहाँ पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में वो चीज़ें रहेंगे। वहाँ पर उनकी सीटों में भी 2-3 सीटों में इजाफा ही होगा, 2019 की तुलना में कमी नज़र नहीं आ रही है। उड़ीसा की बात करें तो उसमें कोई फर्क नहीं। तमिलनाडु जैसे राज्य ज़रूर बीजेपी के लिए एक समस्या रहते हैं, आंध्र प्रदेश जैसा राज्य बीजेपी के लिए ज़रूर समस्या है। तेलंगाना की बात करें तो जो बीजेपी के विरोधी भी हैं वो मान रहे हैं कि पिछली बार की बात यह है कि जो पॉइंट्स हम बीजेपी की समस्या के तौर पर देखते हैं, मोदी उसे चुनौती के तौर पर देखते हैं और उन्हें ऐसी चुनौतियों को पार पाना पसंद है। और इसलिए हमने शुरुआत में जो कहा कि नामुमकिन शब्द उनकी डिक्शनरी में है नहीं, और अगर उन्होंने ठान लिया है तो वो करके दिखाएंगे, ऐसा अब तक का उनका ट्रेंड कहता है।